नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो शुरू करता हूं मैं आज का टॉपिक, मंत्रिमंडल का विस्तार और आखिर क्यों निकाले गए दिग्गज नेता मंत्री जो केंद्र में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, क्यों निकाले गए। जैसा आपको जानकारी है कि 7 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 36 नए मंत्रियों को उन्होंने अपने कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में एंट्री दी और 12 मंत्रियों को उन्होंने बाहर निकाला। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार क्या है। मंत्रिमंडल विस्तार प्रधानमंत्री का एक विवेकाधिकार होता है, विशेष अधिकार है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों को चुनता है जो उसको शासन चलाने में उनकी मदद करते हैं। देश का बागडोर संभालते हुए जब प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट बनाते हैं तो वो देखते हैं कि कौन कौन मंत्री इस काबिल हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश की प्रगति में, देश के विकास में और आम लोगों की जो बारे में जो जन कल्याण की नीतियां हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करवाने में सक्षम होंगे। तो प्रधानमंत्री जी इसी सोच से अपने मंत्रियों का चयन करते हैं। तो अब ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है 25 महीने बाद हुआ है। 2019 में जब सरकार बनी थी दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी की, उसके 25 महीने बाद ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के वैसे तो बहुत सारे और मायने हैं कि ये भी देखा जाता है कि जातीय समीकरण, क्षेत्रवाद का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त होना चाहिए और जिन राज्यों में चुनाव हैं उनके प्रतिनिधित्व का भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेष व्यक्तिगत अधिकार है, वो किसको मंत्री बनाते हैं, किसको मंत्री नहीं बनाते हैं। 12 मंत्रियों को कैबिनेट से, मतलब मंत्रिमंडल से हटाया गया। क्या वजह रही? देखिए, जो मंत्री बनाए गए हैं वो तो आपको बताइए, कुछ तो ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के साथ टेक्नोक्रेट्स भी हैं। मतलब IITian भी थे, इंजीनियर्स थे, साथ में ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं। छोड़ दिया उनका एक प्रमुख का नाम लेना चाहूँगा मैं, अश्विनी वैष्णव जी। तो अश्विनी वैष्णव जी जो है वो IAS ऑफिसर थे, 50 वर्ष की आयु है उनकी अभी, और उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। एक तो उनके ऊपर रेल मंत्रालय का भार है और एक IT मंत्री भी उनको बनाया गया है। मनसुख मांडविया को जो है स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, जो पहले माननीय हर्षवर्धन जी के पास था। तो अश्विनी वैष्णव जी जो MTech थे, मूल रूप से राजस्थान के हैं और साथ में IAS अफसर भी रहे हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री थे, उनकी भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नारायण राणे को शामिल किया गया है, RCP सिंह को शामिल किया गया है। पशुपति कुमार पारस जो LJP, जो उनकी पार्टी थी पहले, लोक जनशक्ति, रामविलास पासवान जी की उनके भाई हैं, उनको शामिल किया गया है। भूपेंद्र यादव जो हरियाणा के हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। कुछ मंत्रियों का, जैसे किरण रिजिजू, इनका प्रमोशन किया गया है, वो राज्य मंत्री से उनको फुल फ्लैश कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। हरदीप पुरी का भी मंत्रालय चेंज करके उनको जिम्मेदारी बड़ी दी गई है और अनुराग ठाकुर को भी बड़ी मंत्रालय दिया गया है, राज्य मंत्री से उनको भी कैबिनेट मिनिस्ट्री बना दिया गया है। अब आते हैं कि अच्छा, महिलाओं को भी बहुत विशेष जगह दी गई है
कहते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में एडवोकेट्स भी हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे, गिनती नहीं बताऊंगा मैं आपको, 7-8 करीब एडवोकेट्स शामिल हुए हैं नए, 4 डॉक्टर हैं, 6-7 MBA हैं और कुछ बाकी सब ग्रेजुएट्स हैं। तो एक तरीके से ऊर्जावान मंत्रालय को नई दिशा देने के लिए ऊर्जावान मंत्री भरे गए हैं नरेंद्र मोदी द्वारा। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्यों आखिर बाहर कर दिया गया, बाहर क्यों रास्ता दिखाया गया। उनमें बहुत सारे नाम हैं, मैं कुछ नामों का चर्चा करूंगा। भाई थावरचंद गहलोत की तो आयु के लिए कहते हैं तो वो एज 12 हो रहे थे, 75 ईयर के क्राइटेरिया को पार कर रहे थे, तो उनको तो राज्यपाल बना दिया गया है। पर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, जिनको अंधकार मंत्री भी कुछ लोग कहते हैं, और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा जी और गंगवार जी, इनकी कुछों की मैं चर्चा करता हूँ। कहा यह जा रहा है कि इनका जो रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड से मतलब इनका जो प्रदर्शन रहा है पिछले 2 सालों के अंदर, वो प्रधानमंत्री के जो जिस पैमाने पे प्रधानमंत्री जांचते हैं चीज़ों को, उस पे खरे नहीं उतरे। अब 2 चीज़ें तो डॉक्टर हर्षवर्धन तो बहुत सज्जन आदमी है, सरल आदमी है, पर अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। पहले 2020 की कोरोना काल की जो लहर थी उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, पर जो दूसरी लहर आई उसमें कहीं ना कहीं कुछ तारतम्य बिगड़ा, और कहने में ये आ रहा है उनकी जो भूमिका थी वो डॉक्टर VK पाल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने निभाई, ICMR ने भी निभाई। अब और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और गंगवार साहब के बारे में कहा था कि बरेली का कुछ हेल्थ हॉस्पिटल का इशू था, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए उन्होंने विपरीत टिप्पणी की थी, तो शायद एक वजह वो रही हो या कुछ और अन्य वजह भी रही हो। और रही बात डॉक्टर रविशंकर प्रसाद की, रविशंकर प्रसाद जी पहले भी मंत्री रहे हैं, 2014 में भी, उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उनको निकाला गया, क्या ट्विटर उनके ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि केवल वो एक्शन नहीं लिया, वो नेगोशिएट करते रहे चीज़ों को। ट्विटर को जो इशू था नए कानून का अनुपालन करने के लिए, यहाँ तक कि ट्विटर ने तो उनका अकाउंट बैन कर दिया, तो जो IB मिनिस्टर का अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है, बैन कर सकता है, तो किस बात का मंत्रालय। तो कुछ वजह ये रही। सदानंद गौड़ा जी के बारे में, कर्नाटक से हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा 1-2 टिप्पणियाँ रही हैं पीछे, पर अनुभव भी आदमी हैं, तो शायद संगठन में उनको जगह मिलेगी। और बाबुल सुप्रियो वैसे तो गायक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, उनका गायन बहुत अच्छा है, परंतु बंगाल में हिंसा हुई उसमें वो सामने नहीं आए, किसी डर से, कहीं कुछ उन्हें ये लगा कि अटैक मुझ पे ना हो जाए, उनको अपनी जान का खतरा लगा, कार्यकर्ता मरते रहे। ये मैंने जो अध्ययन करा, जो मेरी समझ में, शायद वो एक बड़ा कारण है जो बाबुल सुप्रियो को बिठाया गया। और प्रताप चंद्र सारंगी निहायत ही ईमानदार आदमी, बहुत सीधे सरल स्वभाव के, तो उनको हटाना शायद ये है कि वो उस मापदंड पे शायद खड़े ना उतर रहे हों, ब्यूरोक्रेट्स उनको घुमा देते हों, और जो क्रियान्वयन प्रधानमंत्री जी ने उनको दिया हो करने के लिए मंत्रालय का, वो उसको पूरा ना करवा पा रहे हों। पर सज्जन आदमी है डॉक्टर हर्षवर्धन की तरह, डॉक्टर हर्षवर्धन भी सज्जन आदमी है, और ब्यूरोक्रेट या कुछ और नेता उनको घुमा देते हों, ये बहुत संभव है। तो ये एक अपडेट है, पर मैं इसका निष्कर्ष जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि जो ये मंत्रिमंडल हुआ है विस्तार, इसमें मूल वजह ये नहीं है कि प्रदर्शन खराब है। प्रदर्शन तो हो सकता है, एक वजह मान सकते हैं, पर इसका मूल कारण जो है, कारण और इसका निवारण जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण
जैसे उत्तर प्रदेश से अब मैंने कहीं देखा था लिखा हुआ 14 मंत्री बन चुके हैं। नए मंत्री जो बने हैं वो 16 नए मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार सांसद बने हैं। और जहाँ चुनाव आ रहे हैं, गुजरात का भी अच्छा उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, महिलाओं को एंट्री दी है। ओजस्वी नेत्री हैं, दिल्ली से एमपी हैं, एडवोकेट भी हैं। मीनाक्षी लेखी जी बहुत अच्छी ऑरेटर हैं, वक्ता बहुत अच्छी हैं, उनको विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। और भी बहुत महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, जनजाति से और SC ST से भी और OBC से भी, सभी को समुचित मौका दिया गया है। मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में सबको जगह दी गई है, जिससे कि एक तारतम्य बिठाया जाए विकास की एक लहर के लिए, विकास के लिए काम करने के लिए। और आगे मुख्य बात होती है, पार्टी अपना चाहती है कि किस तरीके से अपने गतिविधियों को, जो नेतृत्व है, केंद्र नेतृत्व मोदी जी का, वो चाहता है कि किस तरीके से विस्तार किया जाए और जो उनकी नीतियां हैं उनको कैसे लागू किया जाए, और साथ में भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, NDA को कैसे मजबूत किया जाए। मुख्य कारण तो यही है। बाकी कुछों को हटाया गया है, कुछों को लाया गया है, तो चलता रहता है। पर कुछों को प्रदर्शन के हिसाब से, कुछों को इलेक्शन की वजह से हटाया गया है, कुछों को इलेक्शन की वजह से इंडक्ट किया गया है। कुछ राज्यों में इलेक्शन है, तो ये मोदी जी का एक प्रयोग है। अब ये सफल होता है असफल होता है ये तो समय बताएगा। कुछ टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल किए गए हैं जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं और उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई हैं। हालांकि अभी भी मंत्रालय में कुछ और मंत्री बन सकते हैं। 81 या 82 तक 15% बन सकते हैं मंत्री टोटल पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ के। तो अभी भी 81 से कम है मंत्रिमंडल में संख्या। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोगों को 2-2, 3-3 मंत्रालय अभी भी दिए गए हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा का मंत्रालय भी है और मंत्रालय भी उनके पास हैं। तो अब देखना होगा कि ये मंत्रिमंडल जो बना है ये आने वाले समय में किस प्रकार कार्य करता है और मोदी जी के जो नीतियां हैं, उनके सपने हैं, उनको कैसे साकार करता है। और सबसे बड़ी बात, क्या जनमानस के सपनों को साकार कर पाएगा, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। पार्टी अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जो भी हैं, TMC, आप सब, ये सब अपनी जगह हैं। क्या जो नागरिकों की जो विश्वास शेक हुआ है कोरोना में, रोजगार छिन गए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं जो अपने रोजगार जो 100 कमाते थे वो 20 पे आ गए हैं, 30 पे आ गए हैं, तो उनको क्या मदद दे पाएगा, क्या उस गति को प्रदान कर पाएगा, क्या रोजगारों में और व्यापार में कुछ सहायता हो पाएगा। पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। एक मंत्री को मोदी जी ने नहीं हटाया, न जाने क्यों नहीं हटाया, ये मेरा अपना व्यक्तिगत वो है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनको मंत्रालय में जगह दी गई। मुझे उनका कोई ऐसी खूबी नज़र नहीं आई जब से वो वित्त मंत्री बनी है अरुण जेटली जी के बाद, कि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया हो जो आम जनता को राहत पहुंचाता हो। वो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता। और इस बात का थोड़ा दुख भी है कि वो उनकी जो नीतियां हैं वित्त मंत्रालय की, वो जनप्रिय नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, सरकार के लिए भी उपयोगी नहीं है। आप कहने को 101 पेट्रोल हो रहे आ रहा है, 101 रुपये लीटर, तो लोग बाग कहते हैं पुराना कर्ज भर रहे हैं। अरे भाई, पुराना कर्ज भर रहे हैं तो सब अभी जनता की जेब से निकालोगे। कोरोना की मार झेल रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा होता है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। यही मंत्रालय, यही मोदी जी और यही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जब विपक्ष में होते थे, अब वाजपेयी जी के ज़माने में जब पेट्रोल 1973 में 74 में महंगा हुआ था, तो वाजपेयी जी जो है बैलगाड़ी में बैठ के संसद गए थे। तो लोग अपने समय को भूल जाते हैं। आम जनमानस की भी सोचनी चाहिए कि जनमानस कैसे अपना गुजारा कर रहा है। दिल्ली में
एक तो केजरीवाल जी से त्राही त्राही हो रही है, बिजली कहने को 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, पर बिजली इतनी महंगी है कि बुरा हाल है, पानी की भी बहुत मार है। अब देखते हैं मोदी जी का मंत्रिमंडल क्या करता है, क्या जनप्रिय होगा, क्या जन सेवा कर पाएगा, क्या नीतियां ऐसी जन कल्याणकारी होंगी, ये देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट होंगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।